Assalamu alaikum. Okay, so in this lecture we have to study about database system. Basically आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि database system होता क्या है और हम लोग इसको किस तरह से मैनेज करते हैं। सबसे पहले हमारी बात ये थी कि डाटा क्या होता है। जिस तरह हम लोगों ने पहली वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि डाटा मीन रॉ फैक्ट्स अबाउट एवरीथिंग, लाइक प्रोडक्ट की होगी, यूज़र की, प्लेयर की। डेली एप्लीकेशन में हम लोग जो एटीएम्स यूज़ करते हैं उनके पिन कोड का नंबर, आपके वापडास के मीटर के बिल किसके नाम पे है, क्या काम करता है वेब एप्लीकेशंस, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, डाटा है। अब इंफॉर्मेशन के बारे में हम लोग कल पढ़ चुके हैं। अब ये एक डाटा बेस की डेफिनेशन है। लाइक मैंने डिफरेंट डेफिनेशन अंदर अटैच की कि आपको समझ आ जाए कि लॉजिकली शेयर डाटा जो हमारे पास होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का या कोई डिफरेंट कंपनीज का, तो उन सब को हम लोग बेसिकली एक डेटाबेस के अंदर सेव कर लेते हैं। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरे पास अकाउंटेंट का डाटा है, एचआर का डाटा है, ठीक है। तो वो सारा कुछ मैं डेटाबेस के अंदर सेव कर रहा होता हूँ। डेफिनेशन टू भी इसकी है कि बेसिकली सेल्फ सब्सक्राइबिंग कलेक्शन ऑफ इंटरग्रेटेड रिकॉर्ड्स होता है। ठीक हो गया। लाइक हम लोग डिफरेंट स्कीमास बना देते हैं कि नाम का डाटा मेरे पास एक सेक्शन में आ जाएगा, उनकी डेट्स ऑफ बर्थ का डाटा मेरे पास एक सेक्शन में आ जाएगा। इस तरह से सेपरेटिंग इन डिफरेंट सेक्शंस, ये भी हम लोग डाटाबेस के अंदर काम करते हैं। और पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड सिस्टम के अंदर मौजूद डाटा का फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डाटा के अंदर सेव करना भी डाटाबेस का काम होता है। ओके, सो ये जिस तरह देखें कि मेरे पास अब चार सिस्टम है। एक मेरे पास मैनेजमेंट का सिस्टम आ रहा है जिसके अंदर वो प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। सेकंड डेटाबेस मेरे पास मार्केटिंग की आ रही है जिसके अंदर वो सेल और प्रोडक्ट डेवलपमेंट को वो मैनेज कर रहा है। इसी तरह से मैन्युफैक्चरिंग और अकाउंटेंट। बट इफ अगर आप देख रहे हैं तो कॉर्पोरेट डेटाबेस मेरे पास सबकी सेम है। लाइक मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ। अब आप देखिए मैं एक सेक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। भाईजान मेरे पास नाम का सेक्शन है, तो नाम वाली डेटाबेस के अंदर मैंने सबके नाम लिख लिए, उनकी एज लिख ली, उनके मैंने क्या कर लिया, आगे आप कह लें कि मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख ली, मैंने उनके सैलरी पैकेजेस लिख ली। अब मुझे लिहाजा से कोई और डेटाबेस बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ये बंदा इसमें काम करता है, इसमें काम करता है। मैं एक डेटाबेस के आगे ऊपर उसकी लाइक जो वर्क बेस होगा उसके आगे मैं लिख सकता हूँ कि ये मैनेजमेंट का बंदा है, ये मार्केटिंग का बंदा है। तो इस तरह से डुप्लीकेशन ऑफ डाटा से हम लोग बच सकते हैं, जो कि डेटाबेस के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग होती है। ओके, अब डेटाबेस क्या है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। डेटाबेस का तो हम लोग समझ चुके हैं कि हमारे पास जो भी डाटा हम लोग किसी डेटाबेस के अंदर सेव करना चाह रहे होते हैं, बेसिकली हम लोग कलेक्शन ऑफ लॉजिकली इंटरलेटेड डाटा को हम लोग क्या कहते हैं, डेटाबेस। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो चीज़ होती है कि लाइक हमें मैनेजमेंट, लाइक मैं फिजिकल डाटा कोई सेव कर रहा हूँ, मुझे कोई कॉपी चाहिए होगी, कोई रजिस्टर चाहिए होगा, कोई नोट पैड चाहिए होगा। इफ मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना डाटा सेव करने के लिए। ठीक हो गया। तो वो जो सॉफ्टवेयर मेरे काम में आएंगे, जिनको मैं यूज करके डाटा को सेव करूंगा, उनको हम लोग कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मेरे पास दो एग्जांपल हैं, ये आप देख लें कि मेरे पास एक डाटा एंट्री का एक बंदा बैठा हुआ है, एक मेरे पास उसकी रिपोर्ट जनरेट करवा रहे हैं। ठीक हो गया। एक आप मेरे पास कह लें कि कॉन्ट्रैक्टर है, एक मेरे पास कस्टमर है। तो उन दोनों का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि किसी एप्लीकेशन के होते हुए थ्रू वो डेटाबेस में जाएगा। ठीक हो गया। और वहां से वो डाटा वापस आएगा। तो ये इस तरह से मेरे पास काम करते हैं। ये एक और एग्जांपल वैसे ही आ गई है कि मेरे पास एप्लीकेशन आ जाएगी, एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास सेंट्रल रेपोजिटरी आ जाएगी डाटा की। तो एप्लीकेशन और डेटाबेस के दरमियान जो है वो एक कनेक्शन बन जाएगा जिसके थ्रू हम लोग डाटा सेव और अपडेट वगैरह उसमें कर सकते हैं। अब डेटाबेस कंपोनेंट्स की कुछ मेरे पास डिफरेंट टर्म्स होती हैं। जिस तरह मेरे पास एक टर्म आती है डीडीएल। अब डीडीएल क्या होता है कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये डीडीएल और डीएमएल और डीक्यूएल और एक होता है टीसीएल, इन सबको हम आगे जाकर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब डीडीएल मेरे पास बेसिकली एसक्यूएल की एक टर्म होती है जिसके अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के। लाइक टेबल्स को किस तरह बनाना है, उसमें कॉलम्स किस तरह बनाने हैं, उसमें रोज किस तरह बनानी है, उसके अंदर आप लोगों ने वो क्या है कि एक्शंस को किस तरह परफॉर्म करने हैं। ठीक हो गया। ये एक चीज होती है डीडीएल में। डीएमएल क्या होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसके अंदर हम ना इसके अंदर क्यूरीज को रन करते हैं आपस में इंटरलेट करवाने के लिए या इसकी सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए। तो डीएमएल में वो सारी चीजें आएंगी, इनको आगे जाके हम लोग बड़ी स्टडी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब कंट्रोल एक्सेस होता है इसमें पास देखें, इफ अगर आप डेटाबेस में काम करें तो आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम होता है।
इंटेग्रिटी उसकी ज़्यादा होती है, और रिकवरी कंट्रोल सिस्टम तो उसको ऑटोमेटिकली फिजिकल से अच्छा होता है। अगर आप मेरे पास देखें कि मेरे पास यूजर्स 3 हैं, ठीक है, वो एक किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के होते हुए स्टोरेज एरिया तक जाते हैं, उसी स्टोरेज एरिया से आगे वो अपनी जो रिलेटेड डेटाबेस होती है वहां तक अप्रोच करके तो अपना रिक्वायर्ड डाटा वो उठा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी डेटाबेस वर्क कर रही होती है। इफ अगर हम इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो इनिशियली मेरे पास कंप्यूटेशनल यूज होते थे वो इंजीनियरिंग पर्पस के लिए यूज होते थे, जो हम लोग इनिशियली में कंप्यूटर्स वगैरह यूज करते थे, ठीक हो गया। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ कमर्शियल एप्लीकेशंस में भी आ गई जिसमें हम लोग डाटा प्रोसेसिंग का काम करते थे। एंड फाइनली मेरे पास आया फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। अब फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम को आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि बेसिकली इसमें होता क्या था। ये था collection of programs that perform services for the end user such as production of report. Each program define the manages its own data. देखें अब वो एक सिंपल फाइल एक सिंगल एप्लीकेशन के लिए यूज होती थी, ठीक है, इसकी कोई सेंट्रल स्टोरेज नहीं होती थी फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। लाइक इफ मैंने पेरोल का डाटा लेना है तो सर मेरे पास क्या होगा, एक पेरोल की एप्लीकेशन होगी और पेरोल की ही मेरे पास एक डाटा फाइल होगी। सेम इसी तरह से इसमें अगर स्टडी, अच्छा ये देखें, जिस तरह मेरे पास एक ये लाइब्रेरी सिस्टम है, ठीक हो गया, इसकी अपनी ही एप्लीकेशन है लाइब्रेरी एप्लीकेशन, और वो अपनी ही लाइब्रेरी एप्लीकेशन की एक ही सिंगल फाइल में से डाटा को ले रहा है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास वन फाइल वन एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। सेम लाइक इसी तरह से एग्जामिनेशन का होगा और रजिस्ट्रेशन का होगा। सो हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। सो फाइल प्रोसेसिंग के अंदर अब ये देखें ना, इसमें अब रेपिटेशन ऑफ डाटा बड़ा हो जाता है। मेरे पास अब ये देखें 3 बंदे हैं, लाइब्रेरी है, एग्जामिनेशन है और रजिस्ट्रेशन है। अब देखें इफ मैं सिंगल बंदे को मैंने ऐड करना है इन तीनों चीज़ों में, अब मेरे पास हर डाटा के अंदर मुझे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, मुझे इसका नेम भी लिखना पड़ेगा, उसका फादर नेम लिखना पड़ेगा, उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो ये सारी वो चीज़ें जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। तो रेपिटेशन ऑफ डाटा डेटाबेस के अंदर एक तो बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर देती है और आपको हैंडल करने में भी मुश्किल होती है। डेट्स वाई कि हम लोग जो बात करते हैं कि बेसिकली डेटाबेस अप्रोच क्या है। अब होना तो ये चाहिए था कि मेरे पास एक लाइब्रेरी हो, एग्जामिनेशन हो, रजिस्ट्रेशन हो, तीनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन हो और वो सिंगल यूनिवर्सिटी की डेटाबेस यूज़ करे, एक सिंगल डेटाबेस के अंदर उनका सारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा हो। और डाटा शेयरिंग आप उसको कह सकते हैं, उसको आप कंट्रोल रिडंडेंसी कह सकते हैं। डाटा इंडिपेंडेंट होता है और बेटर डाटा इंटेग्रिटी होता है। डाटा रेपिटेशन से आप जब आप बच जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैनेजेबल हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। आगे कंकरेंसी क्या होता है। सो कंकरेंसी को रीड करने के लिए नो प्रोटोकॉल फॉर कंकरेंसी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, इनकंसिस्टेंट डाटा हमारे पास नहीं होना चाहिए, लाइक एक ही नाम की मल्टीपल फाइल्स नहीं हमारे पास बनी होनी चाहिए। अब डाटा में मैं देखें, इफ मैं सिंगल फाइल सिक्योरिटी बना रहा हूँ तो मैं उसको दे दूंगा भाई जान स्टूडेंट का डाटा इस तरह से सेव करो, फैकल्टी का डाटा डिफरेंट तरीके से सेव करो और डीन का डाटा डिफरेंट तरह से सेव कर लो। तो ये बेसिक से फ़र्क हो जाएगा फाइल सिस्टम में और डाटाबेस के अंदर, ठीक हो गया। अब देखें, सो फाइल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि सेपरेशन आप डिफरेंट डाटा की बना सकते हैं, आइसोलेशन ऑफ डाटा तो ऑटोमेटिकली इसमें होता ही होता है। लॉस ऑफ इंटेग्रिटी हमारे पास फाइल बेस के अंदर होता है, डाटाबेस के अंदर नहीं होता। फाइल डाटा रिडंडेंसी भी फाइल बेस के अंदर होता है, डाटाबेस के अंदर हमारे पास डाटा डुप्लीकेशन में नहीं आता। इंपॉर्टेंट टर्म्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें हम लोगों ने डाटा और इंफॉर्मेशन को देख लिया हुआ क्या होता है, स्कीमा को हम लोग देख लेंगे। एप्लीकेशन, अच्छा जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो CRUD ऑपरेशन पे काम करती हैं। अब CRUD ऑपरेशन क्या होता है, C फॉर क्रिएट, R फॉर रीड, U फॉर अपडेट, D फॉर डिलीट। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं कोई भी डाटाबेस को क्रिएट और मैनेज करने के लिए, ठीक हो गया। सो DBMS में हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर को, ठीक है, हम लोग डाटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, डाटा को डाटाबेस में इंसर्ट करना सीखेंगे और उसमें चेंजेस करना सीखेंगे, क्योंकि हम लोग किसी एप्लीकेशन के थ्रू करें तो ऑब्वियसली हमें वो एप्लीकेशन यूज़ भी करनी आनी चाहिए। सो यूज़र इन डाटाबेस क्या करेगा कि वो डाटा को एक्सेस करेगा और वो सॉर्ट ऑफ ऑपरेशंस जो CRUD ऑपरेशन है उसको परफॉर्म कर सकेगा। एडवांटेजेस क्या हैं डाटाबेस की, वही सेम चीज़ की सेंट्रल रिपोजिटरी हमारे पास आ जाएगी, ठीक हो गया। डाटा कंसिस्टेंट रहेगा, बेटर डाटा सिक्योरिटी होगी, फास्ट डेवलपमेंट ऑफ न्यू एप्लीकेशन के अंदर ये मदद देगा, इकोनॉमी ऑफ स्केल होगा क्योंकि आपको बहुत सारे बंदे नहीं हायर करने पड़ेंगे डाटा को सिक्योर करने के लिए या मैनेज करने के लिए,
और सेम डाटाबेस को मल्टीपल यूजर भी एक्सेस कर सकते हैं। रिकवरी और बैकअप तो उसका हो गई ऑटोमेटिकली। डिसएडवांटेज क्या है कि हायर कॉस्ट हो जाती है। लाइक आप एक इंस्टीट्यूट के लिए डाटाबेस बनवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनके कनेक्शंस होंगे, तो उनकी आपस में मैनिपुलेशन के लिए आपका खर्चा भी लगेगा, क्योंकि उसमें एक नंबर ऑफ टीम्स के पर्सनस काम कर रहे होंगे। हाँ, जब डाटाबेस बन जाएगी उसको मैनेज करने के ऊपर जो आपकी कॉस्ट है, इनकम आएगी, वो कम होगी। उसकी कंजर्वेशन जो कॉस्ट है, देखे ना, कंजर्वेशन कॉस्ट तो ज़्यादा होगी बट मैनेजेबल कॉस्ट आफ्टर डिप्लॉयमेंट वो कम होगी। सो रिकवरी इफ तो क्वालिफाइड स्टाफ है, ठीक हो गया, तो फिर रिकवरी उसकी हो सकती है। लाइक देखें, हर डिपार्टमेंटल के पास उसकी जो है, इफ तो आपके पास प्रोफेशनल होंगे तो उन्होंने डाटाबेस की कोई ना कोई कॉपी तो अपने पास रखी होगी। इफ नॉन प्रोफेशनल बंदा आपके पास काम करेगा तो आपको उसको रिकवर करने में डिफिकल्ट तो होगी। ओके, डाटाबेस यूजर्स के हैं बेसिकली। सबसे पहले तो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक हो गया, जिनके थ्रू हम लोगों ने इसको प्रोग्राम को देखना है। एंड यूजर्स, लाइक हम जो यूजर्स हैं जो इस डेटाबेस को बना रहे हैं, हमें नहीं पता, हम तो कंप्यूटर के ऊपर काम करें, बैकएंड पे जो लॉजिक चल रही है वो तो एप्लीकेशन प्रोग्रामर को पता है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं कि जो डेटाबेस को, जो सेंट्रल पर्सन होता है ऊपर, जो उसकी बैकअप रिकवरी का ख्याल रख रहा होता है, उसकी प्रोटेक्शन का, उसकी सेफ्टी का, इवन के डाटा लॉस तक का भी। सो वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। फंक्शंस ऑफ डेटाबेस क्या होता है कि स्कीमास को जनरेट करते हैं, डाटा तक एक्सेस देते हैं, रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, बैकअप्स को देखते हैं, डाटा डिस्क स्पेस की मॉनिटरिंग करते हैं और जॉब रनिंग को चेक करते हैं। लास्ट पे आके हम लोग देखते हैं कि सारा कुछ काम किस तरह करता है। देखिए, सबसे पहले मेरा एक बंदा है, वो डाटाबेस को डिज़ाइन करेगा। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वो है जो सारा कुछ अपने पास देखेगा, वो एप्लीकेशन को भी चेक करेगा, वो डाटाबेस को भी चेक करेगा और वो DBMS को भी चेक करेगा। एप्लीकेशन प्रोग्राम एक प्रोग्राम बनाएगा जिसके थ्रू एंड यूज़र जो है वो इस एप्लीकेशन के थ्रू अपना डाटा इंसर्ट करेगा। अब डाटाबेस मैनेजमेंट को है जो वो सारी मैनेजमेंट देखेगा, उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा, और डाटाबेस डिज़ाइन जो हमें एक प्रोग्रामर बना के देगा। ओके, तो इस तरह से सारी की सारी चीज़ें